गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर वे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रीड कर लिया था, ठीक है, और उसके लॉस पढ़ लिए थे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ मिरर को रीड किया था, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, तो कल तक हमने गोलीय दर्पण के दो प्रकार पढ़ लिए, दो टाइप पढ़ लिए। कौन से? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और उसके यूजेस भी पढ़ लिए थे, है ना। और दोनों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कॉन्केव का यानी कि अवतल दर्पण का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट को जूम करना या बड़ा करना, ठीक है। और उत्तल दर्पण जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसका यूज क्या है? कोई पूरा एपर्चर जो भी एरिया है उसे पूरा कवर करके उस छोटे से मिरर के अंदर शो करना, यानी कि छोटा कर देना ऑब्जेक्ट्स को और पूरा कवर अप कर लेना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसके यूज भी देख लिए कि डेली लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इसी स्फेरिकल मिरर में कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको फर्दर चैप्टर में काम में आएगी नेक्स्ट डेरिवेशन वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर को स्टार्टिंग से द स्फेरिकल वर्ड इंडिकेट द गोलीय, है ना। गोलीय वर्ड जो ये इंडिकेट करता है मतलब एक गोला, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करती हूं कि एक ग्लास का बॉल होगा या गोला होगा, ठीक है, और इस गोले से, इस स्फीयर से एक पोर्शन को काटा जाता है, ठीक है। सपोज करूं मैं इतना पार्ट कट कर लेती हूँ, तो इतना पार्ट कट करने से ये जो पार्ट बचेगा ये पूरा एक ग्लास का स्फीयर है, कांच का गोला है। इसमें से अगर मैं इतना पार्ट कट कर दूं तो इस पार्ट को मैं डार्क लाइन से इंडिकेट करती हूँ जो इससे अब अलग हो चुका है, ठीक है। आया समझ में? ये वो कर्व वाला पार्ट है जो इससे अलग हो चुका है। यहाँ पर ये लाइन इंडिकेट करने से बेटर है मैं इसे डार्क कर देती हूँ और इसे इमेजिनरी में देती हूँ, ठीक है। यानी कि अब पूरे स्फीयर से ये पार्ट कट हो चुका है। अब ये पार्ट जब कट होगा, ठीक है, तो ये हमारा मिरर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट कट हुआ है इसके अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, और इसी को टर्न लेकर अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो ये बन जाता है उत्तल या फिर कॉन्वेक्स बन जाता है। यानी कि ओवरऑल हमारे मिरर की स्टार्टिंग कहां से हुई? एक स्फीयर से काटा हुआ पार्ट, है ना, जिसे हम आइदर आउटवर्ड या इनवर्ड पॉलिश करके इसे दोनों टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी लेबलिंग करेंगे। ये जो कर्व काटा है, ठीक है, इस कर्व को हम शॉर्ट में कर्व बोलते हैं, बट एक्चुअली इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या कहते हैं इसे? कर्वेचर, बट हम शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? कर्व, ठीक है, वक्र। हिंदी में अगर कहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? वक्र, ठीक है। वक्र मतलब पूरे गोले से कटा हुआ एक थोड़ा सा कर्व वाला या वक्र वाला हिस्सा, वक्र कहेंगे इसको, ठीक है। ये जो भी वक्र कटा है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। पोल को इंग्लिश में कहते हैं पोल और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। गॉट इट? नाउ इस पोल से एक लाइन जो सीधी जाती है, ठीक है, उससे पहले आप ये समझो कि जो ये सर्कल होगा जहां से हमने इस वक्र को या कर्व को काटा है, इस सर्कल का कहीं ना कहीं एक सेंटर है ना, केंद्र है। उस केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ना ये पूरे स्फीयर का नहीं है ना, हमने तो सिर्फ उसमें से क्या ले लिया है? बस कर्व। तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही इस कर्व का सेंटर होगा। इस कर्व से ही रेडियस लेके सेंटर से ही रेडियस लेकर इस कर्व को इस तरह से खींचा गया होगा, ठीक है। तो यानी कि जो इस पूरे सर्कल का सेंटर है वही केंद्र है कर्व का सेंटर, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेंटर ऑफ, है ना। ये पूरे स्फीयर का सेंटर था, बट हम इसे क्या कहेंगे? सिर्फ
कर्व का, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कर्व ले रखा है, तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जो वक्र का केंद्र है। सिंपल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट सेंटर में मिड पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, जस्ट हाफ डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एफ। एफ मतलब फोकस। ठीक है, तो इसे हिंदी में भी फोकस ही कहेंगे और इंग्लिश में भी फोकस ही कहेंगे। सिंपल, इजी है ना? क्या कहा हमने? एक तो पोल होता है जिस कर्व को हम कट कर रहे हैं, उसका सेंटर पार्ट। एक जिस स्फीयर का सेंटर सी है, वही उस कर्व का सेंटर है, जिसको हमने कहा है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा इन दोनों के जस्ट हाफ वाला पोर्शन होता है एफ। एफ मतलब फोकस, जो इन दोनों के जस्ट हाफ पोर्शन में होता है। चौथा प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली लाइन है, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे मेजर होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी कहलाती है कैपिटल आर। ठीक है, इजी। यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्रुव तक के बीच की दूरी कहलाती है कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको दिख ही रहा है कि ये पूरा सर्कल है, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाएगी इस पूरे स्फीयर की। तो जिस स्फीयर से हमने इस कर्व को काटा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी भी तो रेडियस ही हुई ना, तो इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिंपल। ठीक, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वक्रता त्रिज्या। सिंपल, ये वक्रता त्रिज्या हुई, क्योंकि केंद्र से इस वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु, जिसको हम कहते हैं ध्रुव, यहाँ की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और ये वक्र है, तो वक्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है फोकस से ध्रुव तक के बीच की, ये डिस्टेंस कहलाती है स्मॉल एफ। याद रखिएगा, इसमें मिस्टेक मत करना। जो बिंदु होता है फोकस बिंदु, उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो त्रिज्या होती है मतलब फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी होती है, उसको हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लो बाहर की तरफ। ये जो एफ है ना, उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपल। तो यहां से आपको आर का भी पता चल गया और एफ का भी पता चल गया। सिंपल है, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने स्फेरिकल मिरर बनाना सीखा। हमने क्या किया? एक ग्लास का स्फीयर लिया, उसका एक पोर्शन कट किया। अब जो पोर्शन कट किया उसे मैंने थोड़ा डार्क शो में कर रखा है, यानी कि जो पोर्शन कट किया उसे मैं कर्वेचर कहती हूँ, जो कि स्फीयर से कटा हुआ कर्व शेप है। शॉर्ट में हम इसे कर्व कहते हैं, हिंदी में हम इसे वक्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमने वक्र या कर्व काटा है उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है पी। पी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, और जिस गोले से इस वक्र को या कर्व को काटा गया है उसका सेंटर सी कहलाता है, यानी कि वो इस कर्व का भी सेंटर होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्र का केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, और
एफ क्या है? फोकस बिंदु, जो सी और पी के जस्ट हाफ पर होता है, जस्ट सेंटर में होता है, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। नाउ ये फोकस है। अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और फोकस से पोल की दूरी क्या कहलाती है? ये फोकस दूरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके लिए 3 नियम होते हैं। पहला, अगर कोई वस्तु, ये हमने कौन सा ले लिया एग्जाम्पल के लिए? अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण। पहले मैं आपको अवतल दर्पण के लिए ही सिखा रही हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण का क्या यहाँ पर क्या रूल है? 3 रूल हमारे कॉमन है। ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और है फोकल डिस्टेंस। जो भी लाइट रे किसी भी स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है, कि पैरेलल आएगी, तो वो हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है किसी भी प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का एक ही लॉ है, क्या है? कि जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो वापस जाती है। बट वो सिर्फ किसके लिए है? प्लेन मिरर के लिए। बट यहाँ पर हम कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर के रूल अलग हो गए, क्योंकि मिरर यहाँ पर कर्व के शेप में। आया समझ में? तो यहाँ पर प्लेन मिरर में तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर स्फेरिकल मिरर होने के कारण इसके रूल अलग अलग है। कैसे अलग है? कि जो पैरेलल आएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो लाइट रे यहाँ से पॉलिश होने के कारण क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर से ही आ रही है, कहीं से भी आ रही है। सपोज कर लो यहाँ से आ गई, तो यहाँ से आने के बाद भी रिफ्लेक्शन में कहाँ से पास होगी? फोकस से। इस चैप्टर में आप लोग एरो का स्पेशली ध्यान रखिएगा। एरो ही आपको बताता है लाइट रे कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट अभी मैं कॉनकेव के लिए ही बता रही हूँ, है ना, अवतल के लिए। उत्तल के लिए इसके बाद देखते हैं। ये पोल है, जो लाइट रे सपोज कर लो इसके फोकस से ही आ रही है, कहाँ से आएगी? फोकस से ही आएगी। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा, जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, यहाँ पर जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। अब वो कहीं से भी आ जाए, सपोज कर लो ऐसे आ गई, इस तरह से आ गई, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। और आपका थर्ड में ये है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, देखो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही रिटर्न जाती है, ठीक है। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से आई है वो पैरेलल जाएगी, और जो वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है वो जैसी आती है टकराने के बाद उसी दिशा में चली जाती है। ये हमारे 3 नियम हैं। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था ना कि जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाएगी, वैसे ही किसी भी गोली दर्पण के लिए, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए ये 3 रूल हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। कौन से? पैरेलल, फोकस, फोकस से पैरेलल, और वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज इट इज, ठीक है। अब हम आगे इसको देखेंगे कॉन्वेक्स दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो 3 रूल्स है
वो हम कॉन्वेक्स मिरर में बनाएंगे। ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप माइंड में रखिएगा कि एक बार हमने स्फेरिकल मिरर हो चाहे स्फेरिकल लेंस हो, किसी की बात कर रहे हैं लेंस की या मिरर की, ये जो रूल है ना ये चेंज कभी नहीं होंगे। मतलब मैंने कहा कि पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, तो फिर आप कॉन्केव पढ़ लो या कॉन्वेक्स पढ़ लो, दोनों में ही वो फोकस से ही जाना है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि फोकस वाली पैरेलल जा रही है, तो फोकस से जो आई है वो पैरेलल जाएगी, तो वो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, दोनों में ही वो चीज सेम होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। मैं आपको तीनों ही केस दिखा दूंगी, आपके बुक में खाली एक सिंगल केस ही गिवन है। देखो ये इसका पोल है, ठीक है। अब देखो इसका कर्व इस तरफ है, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होना है, जहां से कर्व कटा है उसी साइड से सेंटर होना है। मतलब अगर ये कर्व इस तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, रेडियस तो ऐसी ली होगी ना, किसी कर्व को काटा है तो, ठीक है। और फोकस यहाँ होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये बहुत सारी लाइट रे, दो ही ले लेते हैं अभी, तो पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आएगी तो क्या होगा, हमारा रूल क्या है कि जो पैरेलल आती है फोकस से जाएगी। यहाँ पर दो टास्क एक साथ है, पैरेलल वाली जो है उसे फोकस से ही जाना है, ये रूल है। और दूसरा ये है कि इसके पीछे पॉलिश है, यानी कि ये मिरर है, ये रिफ्लेक्ट ही करेगा। तो पॉसिबल कैसे हो पाएगा, सोचो, अगर इसका काम है रिफ्लेक्ट करना, मतलब ये इसको फोकस के पास आने ही नहीं देगा। और रूल भी ये है कि पैरेलल आई है तो किससे जाना है, फोकस से। इस केस में दोनों ही पॉइंट को सामने रखते हुए हम ये देखते हैं कि इसकी पहली कंडीशन ऑपरेट हो जाए, क्या, कि इसे रिफ्लेक्ट करना है। कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाए कि ये मिरर है, ये पॉलिश है, यहाँ पर ये अंदर नहीं आ सकता, तो यानी कि इसको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये पहली कंडीशन है कि वो रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरी कंडीशन ये थी कि इसको फोकस से ही पास करना था, तो फोकस में पॉसिबल नहीं अंदर आना, इसलिए ये हमेशा पैरेलल जब भी आएगी तो ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी जिस जैसे कि जहां पर इसका फोकस होगा। मतलब ये जहां पर फोकस होगा वहीं से आती हुई प्रतीत होगी। आई बात समझ में? यानी कि अगर आप मिरर का कर्वेचर छोटा कर देते हो, सपोज करो इतना छोटा कर दिया, ठीक है, अब इस पे कोई पैरेलल लाइट आती है तो इसका जहां भी फोकस होगा ये लाइट हमेशा उस फोकस से आती होगी, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ऑटोमेटिक अपना डायरेक्शन जो होगी रिफ्लेक्शन की वो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी, जहां उसका फोकस होगा। तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी बट किस तरह से, जहां से फोकस से आ रही है ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी इससे नीचे की तरफ है, यानी कि ये भी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये कैसे होगी, जैसे कि मान लो पीछे वाले फोकस से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ दोनों कंडीशन ऑपरेट हो जाएगी। अब आपने एक और चीज समझी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो लाइट रेज आती है उस सारी लाइट रेज को ये क्या करता है, फैला रहा है ना, क्योंकि फोकस से नहीं गुजर पा रही है, तो इसके कारण ये जो सीधी आने वाली लाइट है उसको क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको डाइवर्ज लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाइवर्ज लेंस, सॉरी मिरर, लेंस नहीं है ये, मिरर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि पैरेलल आई है तो फोकस से ही जाएगी और नहीं जा पाई तो हमेशा डायरेक्शन फोकस की ही रहेगी। अब इसको और कंटिन्यू करते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। सेकंड रूल ये है कि मान लो कोई लाइट है फोकस से आई, तो यहाँ पर तो पॉलिश है, यानी कि कोई अंदर से तो आना पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई ऐसी डायरेक्शन से वो आ गई जो कि आगे उसको बढ़ाने पर ऐसा लगता है जैसे वो फोकस से ही आ रही है। मान लो ये ऐसे आ रही है ना, कोई लाइट है इस तरह से आ गई मिरर पर सीधी, तो अगर इसका एंगल फोकस की डायरेक्शन की तरफ ही निकला तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। मान लो ये नीचे से इस तरह से आ रही है, ऐसी इंसिडेंस हो गई, यानी कि इस तरीके से कि जैसे फोकस से आ रही है, फोकस पे जा रही है, इस एंगल से इंसिडेंस हो गई, आपतित हुई,
तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी, यानी कि उसका जस्ट उल्टा। ठीक है। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। ठीक है। अब मान लो कोई लाइट रे है जो इस एंगल से आ रही है कि पीछे की तरफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में नजर आए, यानी कि वो इस एंगल से इंसिडेंस हुई है जिसके जस्ट सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा अपनी ही डायरेक्शन में, यहां से ही टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन में वापस चले जाएगी। मतलब ये रूल तो तीनों में ही फॉलो करेगी। अब हम लोग जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना वो कॉन्केव में पढ़ेंगे, है ना, मिरर में। क्यों कॉन्केव मिरर में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि कॉन्वेक्स में जो रूल है वो फॉलो तो हो रहा है, लेकिन तीनों ही केस में क्या हो रहा है? वो इमेजेस को सॉरी ये जो रेज है उसको क्या कर रहा है? फैला रहा है। ठीक है। कोई प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं होने देगा। ये लाइट भी फैल जाएगी, ये भी पैरेलल जाएगी टकराने के बाद। अगर फोकस चाहिए तो पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाएगी तो ये आपस में कभी मिलना ही नहीं है, और नहीं मिलेगी तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। सेम उसी तरह यहाँ पर भी जो लाइट रेज आएगी वो अपनी डायरेक्शन में वापस चले जाएगी। तो कॉन्वेक्स में आपकी सिलेबस में क्यों ज्यादा डायग्राम नहीं दिए या क्यों इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया, उसका रीजन यही है कि उसको बस उन्होंने एक सिंपल डायग्राम सबको समझा दिया है कि ये इसका कंसेप्ट है। देखिए आप इसमें कि जो लाइट रे पैरेलल आ रही है किसके अंदर? अवतल दर्पण के अंदर। वो सब टकराने के बाद कहाँ मिलती है? फोकस पर। फोकस पर मिलने से क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर देखते हैं, उत्तल दर्पण के अंदर, तो जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है, देखो वो सब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से मिल रही है, बट वास्तव में वो क्या कर रही है? जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आई थी उस सबको उसने फैला दिया। ठीक है। जिससे हमें कभी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं कि एक से हमें प्रतिबिंब मिल रहा है, दूसरे से हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए कॉन्वेक्स के जो केस है, मैंने आपको फर्दर डिटेल में ये दो केस भी समझा दिए, पर इनमें भी आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्वेक्स को हमने कम शो किया है यहाँ पर आपकी बुक में ही। और ये आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ये किसी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से जब कोई लाइट रे आती है दो पैरेलल, है ना, और दोनों के रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पॉइंट मिलता है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ दो लाइट रे आपस में मिलती है, वहां पर वस्तु की क्या बनती है? इमेज या प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो हम अभी सिर्फ कौन से केस को कंसिडर कर रहे हैं? कॉन्केव वाले केस को, यानी कि आगे जो डेरिवेशंस हो गए उसके लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्केव। ठीक है। अब अपन एक डेरिवेशन करते हैं इसके जस्ट बाद वाला। आपकी बुक में सारा सीक्वेंस है, मटेरियल गिवन है। ठीक है। डिराइव a relation between derive a relation between R and F। ठीक है। यानी कि हमें क्या बताना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और फोकल दूरी यानी फोकल लेंथ में रिलेशन बताना है। इस क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्म में ही पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, या सिंपल आपको लेटर से दे दे तो लेटर से भी आपको समझना है कि कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल एफ मतलब फोकस पॉइंट। ठीक है। यानी कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम कौन सा मिरर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दर्पण के लिए दिखाना है। ठीक है। और किसी भी दर्पण के लिए या फिर ऐसा आगे लिख लेना तो याद रहेगा आपको, दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि यहाँ पर कौन सा दर्पण लेंगे?
अवतल दर्पण। कौन सा मिरर लेंगे? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को समझने के लिए सिंपल पॉलिश कहाँ होती है? बाहर की तरफ। ठीक है। पी, पी मतलब इसका पोल, एफ मतलब फोकस पॉइंट, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखो जो लाइट रे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी लाइट रे है वो दूर से आ रही है, मतलब सी के पार है। ठीक है। और वो पैरेलल आती है। ठीक है। अब जो लाइट रे पैरेलल आई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक, इजी। जहां पर भी टकरा रही है इसका नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है। ए मतलब वो पॉइंट जहां से वो आ रही होगी, बी जहां पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ और टकराने के बाद ये सीधी निकल गई। ठीक है। अब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि आने वाली और जाने वाली के जस्ट सेंटर वाली लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल। तो यहाँ हम नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। और हम देखते हैं कि जब भी आने वाली और जाने वाली के बीच का जो नॉर्मल होता है हमेशा वो इस पूरे कर्व के सेंटर से ही गुजरता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब देखो आने वाली रेज जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल आई, यानी आपतित किरण अभिगम के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है एंगल आई, आपतन कोण। और जाने वाली जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण अभिगम के साथ जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है। अब देखो अल्टरनेट एंगल के डिफाइन से जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इधर ए नाम दे दो, यानी कि कहीं से भी आ रही हो पॉइंट जो, तो ये ए बी नाम की जो किरण आई है, ठीक है, यानी इसकी जो ए बी सी कोण बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा बी सी एफ में एंगल आए। ठीक है। ये आपने अल्टरनेट एंगल के डिफाइन पढ़ी होगी ना, जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है। ठीक है। और कोई रेखा अगर दोनों समानांतर रेखा के बीच में इस तरीके से तो वो इस वाली रेखा से जो कोण बनाएगी वो इसके समांतर है, यानी इससे भी वो सेम एंगल या कोण बनाती है। तो एंगल आई हो गया। ठीक है। ऐसा करने से हमें दो एंगल मिल गए, एक आई और एक आर, यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्राइंगल उठाएंगे। तो मैं आपको नोट्स असाइन करूंगी, उसमें प्रॉपर थ्योरी लिखी होगी, बट अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए सिंपल ओरली बता रही हूँ। ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण है वो किसी अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस बिंदु से परावर्तित हो जाती है। और इस प्रकार BC हम एक अभिगम की रचना करते हैं और कोण ABC, इसको आप लिख सकते हो, है ना, कोण ABC इक्वल टू एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। और क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? एंगल CBF इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। ठीक है। अब सिंस ABC यानी कि एंगल ABC, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए? बराबर BCF, एंगल BCF के, जो कि क्या होगा कोण मिला के एंगल आई कहलाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज BCF में इन ट्राइंगल BCF अब BCF में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए एंगल B और एंगल C I और R आपस में बराबर होते हैं। तो पहले आप ये लिखो कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या बोलता है? परावर्तन
के नियम से कि कोण आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो जो ये है वो ये वाला, यानी कि ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो त्रिभुज हमने लिया था BCF, उसमें जो I और R बराबर है, यानी कि CBF, कौन सा एंगल, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। BCF यानी एंगल I, एंगल I को मैं क्या लिखूंगी, BCF इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, CBF के, यानी एंगल R के, CBF के। ठीक है, अब हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जब दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, साइड्स ऑफ opposite angles are equal। ठीक है, if both the angles are equal, यानी कि अगर जो एंगल किसी ट्राइंगल के अंदर इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल अगर आपस में इक्वल हुए, तो उनकी जस्ट अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, सो ये आप थ्योरी में लिख सकते हो। इससे हमें क्या पता चला, हेंस इसलिए BF यानी I के सामने वाली साइड कौन सी है, BF, और R के सामने वाली साइड कौन सी है, CF। तो BF और CF भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। BF इक्वल टू CF, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर ये जो कर्व है ना, ये कर्व बहुत छोटा है, मान लो कि ये एपरेचर भी बोल सकते हो और कर्व भी बोल सकते हो। अगर इसका कर्व बहुत छोटा है, यानी कि मान लो इतना सा है, तो ये जो लाइट रे है ये तो मुख्य अक्ष के बहुत पास से आएगी, बहुत पास से आएगी। तो उस केस में क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये डिस्टेंस, कर्व भी छोटा है, कर्व छोटा होता जाएगा, तो ये B वाला पॉइंट किसके पास आता जाएगा, P वाले के पास आएगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, जब B से F की डिस्टेंस है वो धीरे धीरे B वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो B और F और P और F आपस में बराबर होगा। मान लो कर्व भी इतना छोटा सा है कि पॉइंट भी यहाँ आ गया, तो F से जो P की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, F से P की डिस्टेंस। ठीक है, तो इफ द कर्व इज वेरी स्मॉल, अगर कर्व को आप बहुत छोटा ले लो, मान लो कि ये वक्र बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसके बाद की प्रोसीजर मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, आपको सीक्वेंस से नोट करते जाइए। अगर कर्व बहुत ही छोटा है तो क्या होगा कि जो BF है किसके बराबर होगा, PF के, मतलब ये छोटा होता जाएगा तो B P के पास आता जाएगा, और इतना पास आ जाएगा कि लगभग F से P की डिस्टेंस और F से B की डिस्टेंस आपस में बराबर हो। तो मैं वहां पर जहां भी PF लिखा था वहां क्या लिख सकती हूँ, PF। तो PF बराबर क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो CF था, ठीक, ये जो PF और CF बराबर आ गया, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर आ गया। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये जो CP है, पूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वो दुगनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो पूरा CP था, पूरा CP किससे मिलकर बना है, CF प्लस PF के, CF प्लस PF के। देखो पूरा वक्रता त्रिज्या थी CP, वो कितने टुकड़ों से बनी है, दो टुकड़ों से, CF प्लस PF। तो मैंने अभी लिखा CF प्लस PF। लेकिन अभी हमने प्रूव कर लिया कि CF और PF आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जहां CF लिखा है वहां पर मैं अभी ऊपर देखा ना, CF और PF हमने बराबर किया, वहां पर PF लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, PF यहाँ पर लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट की कि CF और PF आपस में इक्वल है। तो ऐसा करने से CP क्या हो गया, 2P
ठीक है, अब सीपी की वैल्यू कितनी रखेंगे, इसके बाद मैं इसे यहां कर देती, ये आप नोट कर लेना। सीपी क्या होता है, सीपी कहलाता है सिंस सीपी इक्वल टू कैपिटल आर, और पीएफ क्या होता है, स्मॉल एफ। सी से पी की दूरी कैपिटल आर है, वक्रता त्रिज्या, और पी से एफ की दूरी क्या कहला रही है, फोकस दूरी, ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपी की जगह मैं रख देती हूँ कैपिटल आर, और पीएफ की जगह एफ रख देती हूँ। ये इनके बीच का रिलेशन है, और इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, r/2, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे एक डेरिवेशन हो गया छोटा सा, जिसमें आपने ये प्रूव किया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे और आगे वाला जो आपका बुक का टॉपिक है मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मिरर इक्वेशन पर रहेगा। ओके, थैंक यू।